हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, करेंट इवेंट बेस्ड। तो हम P5+1 ये टर्म को काफ़ी सुनते हैं। आज इस टर्म के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स देखेंगे और क्यों बार बार न्यूज़ में रहती है P5+1 टर्म। सबसे पहले P5+1 टर्म को अगर हम समझें तो ये 6 कंट्रीज़ का नाम आता है। इसमें 6 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US, और +1 मतलब जर्मनी। ये कंट्रीज का नाम को जाना जाता है P5+1। अब इस कंट्रीज को P5+1 के नाम से क्यों जाना जाता है, तो थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन होती है, जिसमें से एक तरफ तो ये P5+1 मतलब 6 कंट्रीज होते हैं और दूसरी तरफ होता है ईरान कंट्री, जिस डील को जाना जाता है JCPOA के नाम से या फिर ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी उसको जाना जाता है। JCPOA का कंप्लीट नाम अगर हम देखें, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो JCPOA एग्रीमेंट होता है वो इसलिए होता है कि ईरान के ऊपर काफ़ी समय से कुछ सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो ईरान को राजी किया जाता है, ईरान के साथ में एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको अपने यहाँ पर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को तो कम करना है और बदले में आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको हटा दिया जाएगा और ग्लोबल ट्रेड की आपको एक्सेस दी जाएगी। 2015 की बात है, ठीक है, JCPOA एग्रीमेंट की बात में। अब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है किसके साथ में, ईरान के साथ में। अब IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप ईरान की बार बार ध्यान रखोगी कि ईरान अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे कि आपको अपने यहाँ पर जो न्यूक्लियर आप एक्टिविटी कर रहे हो उनको कम करना होगा, आप जो भी अपने यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का जो स्टोर बढ़ा रहे हो उसको कम करना होगा, यूरेनियम एनरिच जो प्रोग्राम आपने चला रखा है उसको कम करना होगा। अब ये यूरेनियम एनरिच प्रोग्राम क्या होता है, जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो उसमें यूरेनियम की मात्रा क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो उसको एनरिच किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। इस तरीके से जब यूरेनियम को एनरिच किया जाता है तो उसका यूज किया जाता है बॉम्ब बनाने के लिए, तो वो न्यूक्लियर एनरिच प्रोग्राम नहीं करना था इस एग्रीमेंट के तहत ईरान को। अब 2018 में जो US है वो इस एग्रीमेंट से पीछे हो जाता है, क्योंकि जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय वहाँ राष्ट्रपति थे US में मिस्टर ओबामा। 2018 के समय वह राष्ट्रपति होते हैं मिस्टर ट्रंप, और ट्रंप को लगता है कि जो भी साइन हुई है, जो भी ट्रीटी साइन हुई ईरान के साथ में वो कम है, वो तो एक समय के साथ भी फिक्स की गई है। उस टाइम के बाद में ईरान क्या करेगा, ईरान तो दोबारा से एनरिच करने लग जाएगा। तो मिस्टर ट्रंप चाहते थे कि ईरान दोबारा से टेबल के ऊपर आए, बातचीत के लिए आए और बातचीत करे जाएं और परमानेंट सैंक्शंस लगाए जाएं, ताकि वो यूरेनियम जो एनरिच प्रोग्राम चला रखा है, न्यूक्लियर एक्टिविटी को प्रोवाइड करता है, वो बिल्कुल बंद हो जाएं ईरान में। तो इसीलिए 2018 में US जो है वो इससे पीछे हट जाता है इस ट्रीटी से, JCPOA ट्रीटी से। तो इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में दोबारा से ईरान के साथ में ट्रीटी होने की बातचीत चल रही है, डिस्कस किया जा रहा है वियना में। तो ये हमने P5+1 टर्म को देखा और क्यों न्यूज़ में थी, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आई, इन सबको हमने डिस्कस किया। अब IAEA को हमने देखा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ओवरव्यू करेगी, बार बार ईरान जा करके देखेगी कि ईरान में न्यूक्लियर एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। तो अगर IAEA के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसको, जो IAEA को पूरे वर्ल्ड में एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और यूनाइटेड नेशन जो फैमिली है उसके साथ में इसको बनाया गया था। IAEA एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड, उसमें कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1957 में इसको क्रिएट किया गया था ताकि पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डाइवर्स यूजेज और बहुत सारी जो डिस्कवरीज की जा रही है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, उसको लेकर के जो डीप फियर्स
और एक्सपेक्टेशन जो क्रिएट हो रही है पूरे वर्ल्ड में उनके लेकर के जो रिस्पॉन्स है उसको देखा जाए, उसके लिए IAEA को क्रिएट किया गया था। IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है और इसको IAEA को अपने वर्क के लिए 2005 में नोबेल पीस प्राइज से, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक सेफ और पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए जो वर्क किया है IAEA ने, उसके लिए 2005 में नोबेल पीस प्राइज इसको मिलता है। तो ये हमने P5+1 टर्म, IAEA टर्म के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ओडिशा बंगाल ग्रेपल विद इवैक्यूएशन हेड ऑफ साइक्लोन। न्यूज़ क्या है, पहले हमारा वेस्टर्न कोस्ट तोकते जो तूफान है, स्टॉर्म है, उससे इफेक्ट हुआ और अब हमारे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर उड़ीसा बंगाल वाला जो रीजन है वो यास स्टॉर्म से इफेक्ट होने वाला है। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है कि उड़ीसा में, बंगाल में जो लोग हैं वो सेफ प्लेसेज पे उनको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 26 मई की दोपहर तक ये बोला जा रहा है कि जो हमारा कोस्ट वाला रीजन है वहाँ पर इफेक्ट करने लग जाएगा ये साइक्लोन। इसलिए जो वहाँ पर बिल्कुल कोस्टल एरियाज़ में जो हमारी पॉपुलेशन रहती है उनको बिल्कुल एक सेफ एरिया प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट न्यूज, माइग्रेंट वर्कर्स में जस्ट वांट टू गो होम सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई। ये बोला गया कि जो भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लॉकडाउन की वजह से घर की तरफ भाग रहे हैं और उनको राशन, उनको फूड, उनको पैसा, ये सब प्रोवाइड करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, पिछले साल 2020 में जो लॉकडाउन लगा था वो कंप्लीट लॉकडाउन था, पूरे नेशन में लॉकडाउन था और सब कुछ चीज़ें बंद की गई थी ताकि संक्रमण को कम से कम फैलाने से रोका जाए। और इस समय जो लॉकडाउन है वो मिनी लॉकडाउन है, मतलब कुछ कुछ एरिया जहाँ पर ज़्यादा केसेज आ रहे हैं वहाँ पर मतलब बिल्कुल अच्छे से सब कुछ बंद कर रखा है, नहीं बहुत सारी छूट भी इस बार दे रखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको सिर्फ घर जाने से मतलब है, उनको ना नेशनल लॉकडाउन ना मिनी लॉकडाउन जो गवर्नमेंट के द्वारा इस समय लगाया गया है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये है कि उनको घर जाना है, क्योंकि उनको लगता है साइकोलॉजिकली उन लोगों का एटीट्यूड ये है, उनको लगता है कि हमें घर जाना है और हम घर पर ज़्यादा सेफ रहेंगे। इस टाइम सेकेंड वेव के दौरान 2021 में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। तो इसी को लेकर के कि माइग्रेंट लेबर जो फैमिलीज़ हैं उनको ड्राई राशन प्रोवाइड करवाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जब वो जा रहे हैं तो उनके पास में ना तो राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी है ना उनके पास इस समय जॉब है, तो उनके पास फूड कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उनको राशन प्रोवाइड करवाए, जो ड्राई राशन है वो उनको प्रोवाइड करवाए, उनका ध्यान रखे, उनको इस तरीके से कोशिश करे कि वो बिल्कुल सेफ तरीके से उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। मतलब कोशिश की जाए पूरे इंडिया के द्वारा, पूरी गवर्नमेंट के द्वारा कि उन लोगों का बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए ताकि ये लोग अच्छे से जो कुक्ड फूड है फॉर स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स, इन सब की अवेलेबिलिटी जो स्टेट्स हैं वो उनको करवा सके और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सेफली अपने घर तक उनकी रीच बन सके। नेक्स्ट न्यूज, कोवैक्सीन गवर्नमेंट रिव्यूज प्रोसेस टू गेट WHO नोट। अभी क्या इशू क्रिएट हुआ है कि EU जो कंट्रीज हैं, इसके अलावा WHO ने भी हमारे यहाँ पर इंडिया के लिए बोला है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की दोनों डोज ले रखी है उनको टूरिस्ट को लेकर के, अगर वो टूरिस्ट बन करके पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। अब उसमें हमारी जो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है उनको शामिल नहीं किया गया। अब हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने कोवैक्सीन, स्पेशली जो हमारा पॉलिटिकल पावर है जैसे हमारे PM और बहुत सारे हमारे मिनिस्टर, उन्होंने कोवैक्सीन अपने ऊपर आजमाई है, अपने ऊपर वैक्सीनेशन कोवैक्सीन को लेकर ही करवाया है। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भारत बायोटेक इस तरीके का प्रोसीजर तैयार करे, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करे कि WHO उसको भी अपनी नोट, अपनी सहमति दे सके कि जिन लोगों ने भी कोवैक्सीन को अप्लाई करवाया है खुद के ऊपर उनको भी छूट दी जाएगी, उनके ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, DGCA डिरोस्टर्स क्रू आफ्टर वेडिंग इन स्काई। ये मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल है वहाँ के ऊपर एक
प्राइवेट जेट में एक शादी हो रही है और शादी के वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल का देखो, ये नॉर्मल अवेयरनेस के लिए है कि हमारे यहाँ पर सैंक्शंस, वेडिंग्स के ऊपर सैंक्शंस हैं और इस तरीके से जो लोग इकट्ठे होना उनके ऊपर सैंक्शंस है। और विदाउट मास्क ये तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है और इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठा होना बिल्कुल बंद कर रखा है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, फिर भी जब इस तरीके की रिचुअल्स परफॉर्म की जाती हैं तो एक तरीके से जो लोगों में लगता है कि अवेयरनेस बहुत कम है कोविड को लेकर के। तो इसको लेकर के अब जांच की जा रही है कि किसने ये अनुमति दी, किस तरीके से ये प्राइवेट जेट को अनुमति दी गई कि आप एक वेडिंग को प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, न्यू लैंड रेगुलेशंस स्पार्क प्रोटेस्ट इन लक्षद्वीप। कॉन्टेक्स्ट है लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो इसी के ऊपर है कि एक पॉलिटिकल जो मेंबर है उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो पहले गुजरात के मिनिस्टर रहे हुए हैं गुजरात स्टेट में, उनको न्यू एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया लक्षद्वीप का। तो पहले तो ये है कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट हो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। तो पहला कंसर्न तो ये है। सेकंड कंसर्न ये है कि जब से ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं उन्होंने यहाँ पर कोई कोशिश नहीं की है कि इस एरिया को कोविड फ्री रीजन बनाया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके घरों को तोड़ने में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज करने में उन्होंने कोशिश की है। तो उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है लक्षद्वीप में। लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि उनको वापस बुलाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ ऐसा भेजा जाए, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए जो यहाँ के लोगों के कंसर्न को समझे और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, वर्क हो। मतलब पहले वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे कंसर्न लिया जाए कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, सॉरी नेट इशू है कुछ, अभी देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, विल नॉट लिमिट फंक्शन टिल न्यू डाटा लो व्हाट्सएप के द्वारा। देखो व्हाट्सएप को हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उसने एक लेटर लिखा था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था, नोटिस जारी किया था व्हाट्सएप को कि आप 7 दिन के अंदर हमें जवाब दो कि आपकी नई प्राइवेसी पॉलिसी किस तरीके से वर्क करेगी। तो व्हाट्सएप ने अपना जवाब दिया है और बोला है कि हम हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के जो रिमाइंडर भेजेंगे ना हमारे जो भी यूजर्स हैं वो तो हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आप कोई पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं लेकर के आते तब तक इसको हम मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक डेडलाइन फिक्स कर देंगे कि तब तक ही आप व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक आप अपना पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन हम रिमाइंडर जरूर सेंड करेंगे हमारे यूजर्स को, उनको प्रॉफिट बताएंगे कि नई प्राइवेसी पॉलिसी से उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली जो बिजनेस अकाउंट मेंटेन करते हैं उनको, कि किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो फेसबुक की सहायता लेकर के अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, हाई पावर्ड पैनल मीट्स टू चूज नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर। सीबीआई सबको पता है, सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और ये जो 1946 का जो डीपीएससी एक्ट है उसके अंडर आती है और इसके डायरेक्टर को चुनने के लिए नई एक जो पैनल है वो इकट्ठा हुआ। इस पैनल में कौन कौन आता है? पैनल में आता है जो हमारे पीएम है वो लीड करते हैं, हेड करते हैं उस पैनल को। हमारे जो सीजीआई हैं एनवी रमन्ना वो हैं और लोकसभा के जो मतलब अपोजिशन लीडर जो होते हैं वो है तो अधीर रंजन चौधरी। इन तीनों ने मिलकर के डिस्कस किया कि सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन होंगे। जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कुछ नाम प्रपोजल सेंड किए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो ये सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका टेन्योर 2 इयर्स होता है, ये हमने डिस्कस किया। और सीबीआई के बारे में जो भी सारे फैक्ट्स हैं उनको आपको किस तरीके से उसको बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किस मोटिव के साथ में स्टार्ट किया गया था सीबीआई को, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सीबीआई के बारे में सारे जो फैक्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, यहाँ देखो 2-3 न्यूज़ हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के हैं
ठीक है, उनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये जो न्यूज़ है यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट ने माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनका डाटाबेस कुछ क्लियर ही नहीं किया है, कुछ बनाया ही नहीं है। पिछले साल कोविड-19 जब हुआ था उस समय भी हमारे यहाँ से वर्कर्स गाँव की तरफ अपने घरों की तरफ गए थे और इस समय भी जा रहे हैं, तो उनका कोई डाटाबेस ना होने की वजह से, उनका रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उन लेबरर जो फॉर्मल फील्ड में काम करते हैं, इनफॉर्मल फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रही है, ढंग से वर्क नहीं कर पा रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर स्टेट की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स घर की तरफ जा रहे हैं उनको फूड राशंस प्रोवाइड करवाए जाए। हालांकि जब कैश ट्रांसफ़र की बात की गई कि देखो ये तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि वो अपने यहाँ पर वर्कर्स को पैसा दे या फिर ना दे, लेकिन कम से कम फूड के लिए तो गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। उनको जो कम्युनिटी किचन है उनको उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि ये लोग वहाँ पर फ्री में उनको फूड अवेल हो और वो वहाँ पर खाना खा सके। यहाँ पर न्यूज़ है कि हमारे इंडिया में जो ग्रेन्स हैं उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और बल्कि जो एडवोकेसी ग्रुप है उसने ये बोला है कि कम से कम 6 महीने तक हमारे इंडिया में पीडीएस सिस्टम के तहत यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ग्रेन्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स आप कर रहे हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आप ग्रेन दे रहे हो, लेकिन किन लोगों को दे रहे हो? जिनके पास में पहले से राशन कार्ड है। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास में राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनको तो फिर ग्रेन्स कहीं से मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए बोला गया है कि गवर्नमेंट को 6 महीने तक एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। बहुत सारा एक्सपोर्ट पिछले साल भी किया गया ग्रेन्स का, इस साल भी किया गया, और जो हमारी एक तरीके से जो हमारे भंडार हैं जहाँ पर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है वहाँ पर बहुत सारा फूड ग्रेन्स है। हम काफ़ी समय तक हमारी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इंडिया को एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान ना दे करके अपनी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड किया जाना चाहिए और यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो ही नहीं। अगर कोई मन से छोड़ना चाहे कि हमें फूड ग्रेन्स नहीं लेना तो वो बात अलग है, लेकिन सबको प्रोवाइड करवाए कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नमेंट, और ये करवाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर आप राशन कार्ड के नाम पर लोगों को सुविधा देते हो तो वो लोग तो कभी इस तरीके का जो बेनिफिट है वो ले ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, 90 to 95 ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट्स आर डायबिटिक्स ऑन स्टेरॉइड। देखो म्यूकोरमाइकोसिस को पहले भी हमने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि फंगल इन्फेक्शन होता है। पोस्ट कोविड का इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक्स थे और उनको लंबे समय तक स्टेरॉइड जब दिया गया तो उनमें म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट जिनको शुगर थी लेकिन पहले नॉर्मल था, जब उनको स्टेरॉइड दिए गए तो उनके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से भी म्यूकोरमाइकोसिस इफेक्ट कर रहा है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड नहीं लेने हैं, एक टाइम के ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं लेने हैं, और गवर्नमेंट को भी एक स्पेशल गाइडलाइंस देनी चाहिए डिजीज़ को लेकर के, जो मेडिसिन हैं उनको लेकर के, कि ये दवाई दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई दी जा रही है और बिना कोई प्रॉपर गाइडलाइन के, मतलब हर चीज़ को लेकर के एक लिमिट डिस्कस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर 2 एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय और यहाँ पर जो हमारे ये देखो जो हमारे पायलट्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि एक सेकेंड हाँ, जो हमारे पायलट्स हैं और एक तरफ बैंक के जो ऑफिसर्स हैं, बैंक की जो मैनेजमेंट है, बैंक के जो वर्कर्स हैं, वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर्स कवर करे, उनको भी बोला जाए, जैसे डॉक्टर्स को और भी जो वर्कर्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स बोला गया है। तो इन्होंने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह ही काम किया है। कोविड-19 की वजह से बैंक में करने वाले जो लोग जो वर्क गए हैं उनकी काफ़ी की डेथ हुई है, तो उसी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए। और यहाँ पर हमारे जो एयर इंडिया के पायलट्स हैं जिन्होंने काफ़ी कोशिश की है कोविड-19 के दौरान, स्पेशली जो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, मास्क, पीपीई किट इनको विदेश से लाने में, और इसके अलावा
जो हमारे पॉपुलेशन जो विदेशों में फंसी हुई थी उनको इंडिया में लाया गया वंदे भारत मिशन के तहत। तो इसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प की है और इसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो ये एक तरीके का प्रोटेस्ट है कि जो भी हमारे एयर इंडिया के पायलट्स हैं और बैंक के ऑफिसर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए और गवर्नमेंट उन लोगों की हेल्प करे, उनकी फैमिलीज़ की हेल्प करे। नेक्स्ट न्यूज, ऑन साइट बुकिंग अलाउड फॉर 18+। यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 18 से 44 साल की जो एज है उसके लिए पहले देखो हर एज के लिए कोविन ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। आपको वैक्सीनेशन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, लेकिन अब बोला गया है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो वैक्सीनेशन के लिए तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जरूरी नहीं है। आप ऑन साइट जाकर के मतलब जाकर के भी आप तुरंत जाकर के भी अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इससे सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को वो जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो खराब हो रही है हमारी वैक्सीन, क्योंकि लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और फिर फिक्स टाइम पर पहुंचते नहीं हैं और ना पहुंचने की वजह से जो वैक्सीन है वो खराब होती है। तो ये जो हमारी जो खराब हो रही है वैक्सीन, डिस्ट्रॉय हो रही है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा वैक्सीन का। नेक्स्ट न्यूज, डेथ सर्टिफिकेट शुड रिफ्लेक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोविड-19 की वजह से आप बोल रहे हो कि डेथ हो रही है, कि कोविड-19 से अफेक्टेड था वो पर्सन, उसके साथ में उनको किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिसकी भी डेथ हो रही है उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन हैं लेकिन उसके साथ में उस चीज़ को किस चीज़ से इफेक्ट हुआ और किस चीज़ से उसको डेथ हुई है, जैसे लंग डिजीज होने की वजह से या हार्ट डिजीज होने की वजह से, ये सब कुछ शो होने चाहिए डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए फॉरेन पेज से है, वुहान लैब स्टाफ फेल सिक इन नवंबर 2019 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उन्होंने बोला है कि कोविड-19 का पहला केस जो चाइना है उसने दिखाया था दिसंबर 2019 में, और उससे एक महीने पहले ही जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके 3 रिसर्चर बीमार हुए थे और इनको सेम इन्फेक्टेड ऐसा देखने को मिला था। तो इस तरीके की जब रिपोर्ट आई है तो वो इस थ्योरी के ऊपर ज़्यादा पावर करती है, ज़्यादा स्ट्रेस देती है कि जो कोविड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से हुआ है, मतलब लैब से ओरिजिन हुआ है कोविड का। देखो अभी इसको लेकर के जो प्रूफ डाटा है, जो प्रॉपर डाटा है वो सामने नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी थ्योरी सामने आ रही है कि कोविड का ओरिजिन लैब से हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान क्लैश नियर काबुल। देखो 1 मई से स्टार्ट हो गया कि यूएस और नाटो जो एलीज है वो अपनी सेना को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं और 9/11 की जो एनिवर्सरी आती है तब तक वो अपनी सेना को यहाँ से बाहर निकालेंगे। हालांकि जो नाटो एलीज है उनके द्वारा ये बोला गया है, यूएस के द्वारा बोला गया है कि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको हम क्या करेंगे, उनको जो हथियार है, वेपन्स है वो प्रोवाइड करेंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, उनको जो भी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाना है, उनको जो भी स्किल्स हैं वो सब सिखाने में हम हेल्प करेंगे। और लेकिन देखो जब से यहाँ से आर्मी पीछे हटने लगी है तब से तालिबान और अफगान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में क्लैश रेगुलर देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए WHO ने कुछ डाटा दिए हैं। WHO ने बोला है कि पिछले साल से जब से कोविड-19 आया है तब से और अब तक 1,15,000 हेल्थ वर्कर्स पूरे वर्ल्ड में इस वायरस की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये काफ़ी ड्रेस्टिक है। तो इसको लेकर के WHO ने डाटा सामने दिए हैं कि इस पेंडेमिक को लड़ने में इन लोगों ने, जो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।